हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी पर। और आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य के विकास यानी कि कालक्रम के बारे में। यदि आप 9th क्लास 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर 11th या 12th के स्टूडेंट हैं या फिर कर रहे हैं आप ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री, यदि आपका सब्जेक्ट है हिंदी तो यह टॉपिक आपके लिए है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट या सिविल सर्विसेज और कर रहे हैं या फिर आपके सिलेबस में हिंदी है तो ये टॉपिक बिल्कुल आप ही के लिए है। और जो भी हमारे हिंदी भाषा के साहित्य की शुरुआत को जानना चाहता है कि हमारी हिंदी भाषा की शुरुआत कब से, कहाँ से और कैसे हुई थी, तो आपका स्वागत है हमारे आज के इस टॉपिक में जिसका नाम है हिंदी साहित्य का विकास यानी कि काल विभाजन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई, कैसे हुई। अब जब ये शुरुआत हुई तो सबसे पहले काव्य की शुरुआत थी या फिर गद्य की। काव्य आप समझ ही रहे होंगे, काव्य में आते हैं दोहे, कविता, गीत या फिर चौपाई। और जो गद्य है उसमें आती है कहानी, एकांकी, निबंध और नाटक। तो सबसे पहले इनमें से क्या आया ये हमें पता होना चाहिए। तो जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य में सबसे पहले जो लिखने की शुरुआत हुई थी वो हुई थी काव्य की। और जिस काल से शुरुआत हुई थी उस काल का नाम था आदिकाल। आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल, जिसे हम चारण काल भी कहते हैं। इस युग की जो शुरुआत हुई थी वो 769 ईस्वी से शुरू होकर 1343 ईस्वी तक थी। इस युग की जो महान रचना थी, सबसे इम्पोर्टेंट रचना थी, वह थी पृथ्वीराज रासो, जिसे लिखा था चंद्रवरदाई ने। इसके बाद अगला युग जो था वो था पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल का एक और अन्य नाम है भक्ति काल। अब भक्ति काल को हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरे हिंदी के काव्य के काल विभाजन में भक्ति काल का सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट महत्व रहा है, जो कि जिसे हम स्वर्ण युग भी कहते हैं। स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युग में सबसे अधिक जो काव्य है, जो सबसे अधिक साहित्य है, वह लिखा गया है। इस युग के मुख्य कवि जो थे वे थे सूरदास जी, जिन्होंने श्री कृष्ण के विषय में बहुत कुछ लिखा। तुलसीदास जी, जिन्होंने भगवान राम के विषय में लिखा। कबीरदास जी, जिन्होंने ज्ञान को सर्वोपरि माना। मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने प्रेम को सर्वोपरि माना। तो ऐसे महान कवियों का काल यह रहा है भक्ति काल। इस युग को स्वर्ण युग भी कहा जाता है और इस युग की शुरुआत 1343 ईस्वी से शुरू होकर 1643 ईस्वी तक, अर्थात लगभग 300 सालों तक यह युग रहा। इसके बाद आता है उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल का दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल। रीतिकाल की जो शुरुआत हुई, जैसे ही हमारा भक्ति काल समाप्त हुआ तो रीतिकाल की शुरुआत हो गई। रीतिकाल की शुरुआत 1643 ईस्वी से शुरू होकर लगभग 200 वर्षों तक रही, 1868 ईस्वी तक। इस युग के जो महान कवि थे वे थे बिहारी, घनानंद, केशव दास, भिखारी दास एवं अनेक कवि थे। इस युग के बाद आया हमारा आधुनिक काल और यही वो युग था जिसमें गद्य की भी शुरुआत हो गई। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है, भारतेंदु युग भी कहा जाता है, क्योंकि अब तक जितने भी काल थे उनमें केवल काव्य लिखा जा रहा था, लेकिन आधुनिक काल ही ऐसा युग है जिसमें गद्य लिखा जाने लगा। 1850 में जब भारतेंदु जी का जन्म हुआ, उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। उनके जन्म के लगभग 18 वर्ष बाद से इस युग की शुरुआत हुई और वर्तमान तक यह युग चल रहा है। जैसे ही आधुनिक युग खत्म तो नहीं हुआ, आधुनिक युग के भी अनेक पार्ट्स बन गए। इसको भी अनेक भागों में विभाजित कर दिया गया। अब इस गद्य काल का विभाजन भी हम आगे पढ़ेंगे। तो क्योंकि आधुनिक युग की शुरुआत किससे हुई? भारतेंदु जी से। अब सबसे पहले इस युग को भारतेंदु युग ही
कहा गया, क्योंकि आधुनिक युग की शुरुआत 1868 ईस्वी से हुई, तो सबसे पहले युग का नाम भी भारतेंदु युग ही पड़ा। और यह किसके नाम पर पड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इतनी अच्छी कविताएं, इतने अच्छे निबंध, इतने अच्छे यात्रा वृतांत लिखे। उन्होंने न गद्य को छोड़ा, ना ही काव्य साहित्य को लिखने से पीछे वो हटे। इसलिए वे इतने महान कवि, इतने महान लेखक बने कि उनके नाम पर एक युग बन गया। इस युग में भी अनेक कवि और लेखक हुए, जिनमें से प्रताप नारायण मिश्र जी प्रमुख हैं, जगमोहन जी प्रमुख हैं, बालकृष्ण भट्ट जी प्रमुख हैं। इस युग की पत्रिकाएं भी कई प्रमुख हैं, जैसे कवि वचन सुधा, वह भारतेंदु युग की ही पत्रिका है। हरिश्चंद्र मैगजीन भी भारतेंदु युग की ही पत्रिका है। उसके बाद द्विवेदी युग प्रारंभ हुआ सन 1900 ईस्वी से। सन 1900 ईस्वी से 1918 या फिर कहीं कहीं पर इसको 1922 ईस्वी भी माना जाता है। तो द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। ये भी एक ऐसे महान लेखक कवि हुए हैं। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया उस समय पर। और इस युग के अन्य कवि हुए मैथिली शरण गुप्त जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी तो हैं ही, क्योंकि इनके नाम पर ही ये युग है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी इस युग के लेखक रहे हैं। और इस युग की जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका रही है, वह रही है सरस्वती पत्रिका। इसके बाद हमारा शुरू होता है अगला युग, शुक्ल युग। शुक्ल युग के भी अनेक नाम हैं, जैसे छायावादी युग या फिर प्रसाद युग। शुक्ल युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर पड़ा। और छायावादी युग, प्रसाद युग, जयशंकर प्रसाद जी के नाम पर प्रसाद युग पड़ा। छायावादी युग के भी 4 महान जो कवि लेखक कहे जाते हैं, जिनमें हैं, हम उनको ऐसे याद कर सकते हैं, पंत, निराला, वर्मा और प्रसाद। तो पंत कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी, वे छायावाद युग के हैं। निराला कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वर्मा कौन है? महादेवी वर्मा जी। और प्रसाद कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। इन चारों ने ही छायावाद को, ये चारों छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक और कहीं कहीं पर 1938 ईस्वी तक भी इस युग को माना जाता है। किसे? छायावादी युग को, या फिर इसे हम शुक्ल युग भी कहते हैं। शुक्ल युग के तुरंत बाद जब ये समाप्त हुआ शुक्ल युग, इसके बाद जो युग था उसका नाम क्या पड़ा? शुक्लोत्तर युग। उत्तर मीन्स बाद में, शुक्ल के बाद का युग। जैसे छायावादोत्तर, तो छायावाद के उत्तर, उत्तर मीन्स बाद में, छायावाद के बाद का युग। अब क्योंकि ये समाप्त हो गया था 38 में, 1938 में, तो यहीं से 1938 ईस्वी से शुरुआत हो जाती है छायावादोत्तर युग की। इसे 2 भागों में बांटा गया, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी कवि। प्रगतिवादी कवियों में कौन थे? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, धूमिल, ये सब किस में आते? प्रगतिवादी कवियों में। प्रगतिवादी लेखक और कवि दोनों ही थे। उसके बाद प्रयोगवादी में हमारे अज्ञेय जी सबसे मुख्य रहे हैं, जिन्होंने तारसप्तक नामक एक पत्रिका, जिसे 7 कवियों के साथ मिलकर उन्होंने बनाया, और 1943 ईस्वी में सर्वप्रथम जिसका संपादन हुआ, उसके 4 भाग उन्होंने निकाले और इस युग को अपने आप में एक विशेष युग का स्थान दिया। किसने? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने। इस युग के अन्य कवि भी हैं, प्रयोगवाद के अन्य लेखक भी हैं, जैसे कि मुक्तिबोध हैं, सर्वेश्वर दयाल जी हैं, और नकेनवादी भी इसी युग के हैं। और इस युग की जो एक महत्वपूर्ण पत्रिका है वह है कादम्बिनी। इसके बाद सबसे अंत में आता है स्वातंत्र्योत्तर युग। स्वातंत्र्योत्तर, इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं स्वतंत्रता के बाद का युग,
उत्तर मीन्स बाद में, तो स्वतंत्रता के बाद का। हमें स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? 1947 ईस्वी में। तो यहीं से स्वातंत्र्योत्तर युग की शुरुआत हो गई, जो कि आज तक भी है, अभी तक भी है। इसको भी अनेक अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे नई कविता या फिर नवलेखन का युग। तो स्वातंत्र्योत्तर युग में कौन आते हैं? हमारे हरिवंश राय बच्चन जी और भगवती चरण वर्मा जी। हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत मुख्य रचनाएं हैं, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण। तो इस प्रकार स्वातंत्र्योत्तर युग के साथ आज तक भी हमारा जो हिंदी साहित्य है वो अपनी विशेष उपलब्धियों के लिए जाना जाता है और दिन प्रतिदिन नए नए कवि, नए नए लेखक अपनी रचनाओं से, अपनी कृतियों से हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताएं और इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।